नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज अपने लेके हाजिर हैं कक्षा 8 का दूसरे लेसन का पार्ट 2। पहले पार्ट के अंदर अपने दूसरे लेसन का कुछ हिस्सा कर चुके हैं। आज अपने बाकी जो बचा है लेसन उसमें से करेंगे। तो आज अपने शुरू करते हैं दूसरे लेसन का पार्ट 2। प्यारे बच्चों, ये जो चित्र दिख रहा है ये है रॉबर्ट क्लाइव का, ठीक है। और इसका बहुत बड़ा योगदान है अंग्रेज़ों को यहाँ पर जो इनकी सत्ता है उनको उसको स्थापित करने में। कैसे हम लोग ने पिछली क्लास के अंदर ये चीज़ें पढ़ ली थी कि व्यापार से युद्धों तक, ठीक है, यहाँ तक अपने कंप्लीट कर लिया था। और आज अपने पढ़ना था प्लासी का युद्ध। क्या पढ़ना था बच्चों? प्लासी का युद्ध। ये बहुत महत्वपूर्ण युद्ध था भारत और अंग्रेज़ों की सत्ता के नज़रिए से। प्यारे बच्चों, यही वो युद्ध है जिसने भारत के अंदर अंग्रेज़ों की सत्ता की नींव रखी। तो आइए इसके बारे में पढ़ते हैं। प्लासी का युद्ध। ये जो बच्चों प्लासी है ना, ये प्लासी नहीं है, इसका जो नाम था वो नाम था प्लासी। और प्लासी जो नाम था वो इसलिए था कि यहाँ पर जो पलाश के फूल है ना, जो पलाश के फूल होते हैं उनके कारण इस जगह का नाम प्लासी था, ठीक है। और उस पलाश के फूलों से बनाई जाती थी गुलाल, जो अपने होली के अंदर गुलाल से खेलते हैं ना, वो गुलाल बनाई जाती थी पलाश के फूलों से। और उसी पलाश से नाम बना प्लासी। और प्लासी को अंग्रेज़ों ने बिगाड़ कर उसका नाम कर दिया प्लासी, ठीक है। प्लासी के युद्ध के बारे में पढ़ते हैं। 1756 में अलीवर्दी खान जो बंगाल का नवाब था, अलीवर्दी खान की मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना और कंपनी को सिराजुद्दौला की ताकत से काफ़ी भय था। ये सिराजुद्दौला था, इससे कंपनी डरती थी, ठीक है। सिराजुद्दौला की जगह कंपनी एक ऐसा कठपुतली बच्चों होता है कि जो अपने देखते हैं ना, आप लोगों ने देखा होगा, जो कठपुतलियों का जो मेले वगैरह के अंदर एक मंच लगा होता है जिसमें धागों के द्वारा कुछ कठपुतलियाँ जो होती हैं, जो पर्दे के पीछे आदमी बैठकर उन कठपुतलियों को चलाता है, धागे के द्वारा सारी एक्टिविटी करता है, ठीक है। यानी कि वो कठपुतलियाँ जो भी एक्टिविटी करती हैं वो किसके कंट्रोल में होती है? उसके मालिक के। और उसी प्रकार का नवाब यहाँ पर अंग्रेज चाहते थे, किस प्रकार का कठपुतली नवाब हो जो उनके इशारे पर चले, जो उसे व्यापारिक रियायतें और अन्य सुविधाएं आसानी से देने में आनाकानी न करे। कंपनी ने प्रयास किया कि सिराजुद्दौला के प्रतिद्वंदियों कंपनी ने क्या प्रयास किया कि सिराजुद्दौला जो नवाब था उसके जो प्रतिद्वंदी यानी कि उसके जो कॉम्पिटिटर थे, उससे जो प्रतिस्पर्धा करते थे, जलते थे, उससे में से किसी को नवाब बना दिया जाए। कंपनी को कामयाबी नहीं मिली। जवाब में सिराजुद्दौला को पता चला भी इस प्रकार के षड्यंत्र रचे जा रहे हैं, तो उसने एक हुक्म दे दिया। उसने हुक्म ये दे दिया कि जो कंपनी है वो हमारे राजनीतिक जो मामले हैं वहाँ पर टांग अड़ाना बंद कर दे। और उल्टा उसने उनकी जो किलेबंदी थी उसको रोक दिया कि वो किलेबंदी बंद कर दे, और उल्टा जो बकाया जो राजस्व है वो भी जमा करवाए। बाकायदा जो राजस्व है वो भी नवाब के पास जमा करवाई। अब भाई कंपनी वाले भी नहीं पीछे हटने को तैयार थे और नवाब तो पीछे हटेगी क्यों, ठीक है। दोनों ही पीछे हटने को तैयार नहीं थे। तो अंततः क्या हुआ कि 30,000 सिपाहियों के साथ नवाब ने कासिम बाज़ार था, वहाँ पर अंग्रेज़ों की एक फैक्ट्री थी, उस पर हमला बोल दिया। किसने? नवाब ने। कितने सिपाही लेकर? 30,000 सिपाही लेकर हमला बोल दिया। नवाब की फ़ौजों ने कंपनी के अफसरों को गिरफ्तार कर लिया, गोदाम पर ताला डाल दिया, अंग्रेज़ों के हथियार छीन लिए और अंग्रेज़ों के जो जहाज़ थे उनको घेरे में ले लिया। और इसके बाद नवाब ने कंपनी के कलकत्ता स्थित जो कलकत्ता के अंदर जो कंपनी का किला था उस पर भी
उस पर कब्जा करने के लिए उधर का रुख कर दिया। अब कंपनी को डर लगने लग गया कि बंगाल की जो कासिम बाज़ार की फैक्ट्री वगैरह वहाँ से तो वो तो हाथ से गया, अब कहीं कलकत्ता भी हाथ से ना निकल जाए। कलकत्ता के हाथ से निकल जाने की खबर सुनने पर मद्रास में तैनात कंपनी के अफसरों ने रॉबर्ट क्लाइव, ये नाम आता है वो रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में सेनाओं को रवाना कर दिया। इस सेना को 9 सैनिक बेड़े की मदद भी मिल रही थी। 9 सैनिक बच्चों, जो समुद्री जो बेड़ा, समुद्र के अंदर जो बेड़ा चलता था जिस पर जो सेना और सेना के जो हथियार वगैरह होते थे, ठीक है, उसकी मदद भी मिल रही थी। अब कलकत्ता है, कलकत्ता के आसपास पानी था ना, तो वहाँ से नौसैनिक बेड़े की इनको मदद मिल रही थी अंग्रेज़ों को। ये बच्चों एक चित्र आया है, ये चित्र है महान्यायालय कक्ष। कौन सा महान्यायालय कक्ष? ईस्ट इंडिया हाउस, लेडन हॉल स्ट्रीट। लेडन हॉल जो स्ट्रीट है इंग्लैंड के अंदर, वहाँ पर बना हुआ है ये। ईस्ट इंडिया कंपनी के कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स की लंदन स्थित लंदन हॉल स्ट्रीट पर बने ईस्ट इंडिया हाउस की बैठकें होती थी। यहाँ पर क्या होता था, जो ईस्ट इंडिया जो हाउस है वहाँ पर बैठकें होती थी ईस्ट इंडिया कंपनी की। और यह एक ऐसी ही सभा का चित्र है, ये आपको दिख रहे हैं ना, अंग्रेज वगैरह बैठे हैं, बैठक कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं ना। और ये चित्र है नवाब सिराजुद्दौला का, जिससे इनका प्रतिरोध चल रहा था अंग्रेज़ों का। नवाब, अब क्या होता है, रॉबर्ट क्लाइव संभाल लेता मोर्चा, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या होता है कि नवाब के साथ लंबे समय तक सौदेबाजी चली, किसकी? रॉबर्ट क्लाइव की। और आखिरकार 1757 में रॉबर्ट क्लाइव ने प्लासी के मैदान में सिराजुद्दौला के खिलाफ कंपनी की सेना का नेतृत्व किया। कंपनी की सेना की तरफ से कौन था? रॉबर्ट क्लाइव। नवाब सिराजुद्दौला की हार का बड़ा कारण उसके सेनापतियों में से एक सेनापति मीर जाफ़र, क्या नाम था? मीर जाफ़र की कारगुजारियाँ भी थी। कारगुजारियाँ कैसी थी? क्योंकि ये ना गद्दार हो गया था, ठीक है, इसने अंग्रेज़ों का साथ दिया था। आगे पढ़ते हैं। मीर जाफ़र की टुकड़ियों ने इस युद्ध में हिस्सा नहीं लिया, गद्दार हो गया भाई, ये साइड में रहा, इसने, इसके पास जो सैनिक टुकड़ी थी उसने उसको साइड में रखा और युद्ध में भाग नहीं लिया, जिससे जो सिराजुद्दौला की सेना थी वो कमज़ोर हो गई। रॉबर्ट क्लाइव ने यह कहकर उसे अपने साथ मिला लिया, किसको? मीर जाफ़र को। लालच दे दिया कि सिराजुद्दौला को हटाकर मीर जाफ़र को नवाब बना दिया जाएगा। आगे एक स्रोत है, संपन्नता का आश्वासन। अब इंग्लैंड के जो लोग थे ना, वो ईस्ट इंडिया की जो शासकीय महत्वाकांक्षाओं को संदेह और अविश्वास से देखते थे, ठीक है। जो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो महत्वाकांक्षाएं, यानी कि उनकी महत्वाकांक्षाएं, इच्छाएं दिनों दिन बढ़ती जा रही थी ना, ज़्यादा से ज़्यादा क्षेत्र पर कब्जा करना और लूटपाट करना, महत्वाकांक्षाएं दिनों दिन पैसा धन इकट्ठा करने की जो लालच था वो बढ़ता जा रहा था। इसको संदेह की दृष्टि से और इस पर विश्वास नहीं कर रही थी ईस्ट इंडिया कंपनी पर इंग्लैंड के लोग। प्लासी की लड़ाई के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने अंग्रेज सम्राट के मुख्य विदेश मंत्री, जो अंग्रेज जो सम्राट था लंदन के अंदर बैठा, उसका जो मुख्य एक विदेश मंत्री था जिसका नाम था विलियम पिट, उसको क्लाइव ने एक चिट्ठी लिखी, एक पत्र लिखा। कब? 7 जनवरी 1759 को, 59 को कलकत्ते से एक चिट्ठी भेजी थी। इसमें क्या लिखा था कि लेकिन इतनी विशाल सत्ता एक वाणिज्यिक अपने पीछे पढ़ चुके हैं ना, वाणिज्यिक शब्द का अर्थ, वाणिज्यिक कंपनी के लिए बहुत बड़ी बात होगी। मैं खुद यह सोचकर अभिभूत हूँ कि इन समृद्ध रियासतों पर पूरा कब्जा हासिल करने में कोई परेशानी नहीं आएगी। अब मैं यह फैसला आप पर छोड़ता हूँ कि क्या सालाना 20 लाख स्टर्लिंग की आमदनी, स्टर्लिंग मुद्रा, ठीक है, जो मुद्रा थी, की आमदनी और 3 प्रांतों का कब्जा कोई ऐसी चीज़ है जिस पर इतना शोर मचाना उचित हो? आप बताइए, ठीक है। वो उसने चिट्ठी लिखी इसको विदेश मंत्री को, ठीक है, कि आप बताइए क्या ये सही है, इस पर शोर मचा सकते हैं कि नहीं मचा सकते। और दूसरी तरफ नवाब की शिकायतें हो रही थी। दूसरा स्रोत ये है कि 1733 में बंगाल के नवाब ने इंग्लिश व्यापारियों के बारे में यह कहा था
जो नवाब था वो नवाब शिकायतें कर रहा था। क्या कर रहा था? वो कह रहा था कि जब वे पहली बार आए, कौन? अंग्रेज़ व्यापारी पहली बार हमारे देश में आए थे तो उन्होंने सरकार के सामने विनती करते हुए कहा था कि उन्हें एक फैक्ट्री बनाने के लिए थोड़ी सी ज़मीन दे दी जाए। उन्हें वह ज़मीन तो मिल गई, पर उन्होंने तो वहाँ मजबूत किला ही खड़ा कर डाला। इसके चारों तरफ गड्ढे बना दिए जो नदी से जुड़ते हैं। दीवारों पर उन्होंने न जाने कितनी तोपें तैनात कर दी हैं। उन्होंने बहुत सारे सौदागरों और अन्य लोगों को अपने मातहत रहने के लिए तैयार कर लिया, मतलब अपने साथ मिला लिया बहुत सारे सौदागरों को। और वह 1 लाख रुपए राजस्व वसूल कर रही हैं, मतलब वो 1 लाख रुपए जो राजस्व जो टैक्स है वो इकट्ठा कर रहे हैं। वे असंख्य औरतों और मर्दों को उनके ही देश में गुलाम बनाकर लूट खसोट कर रहे हैं। मतलब उन्होंने हमारे भारत के अंदर ही भारत के ही लोगों को, बहुत सारी औरतों को और मर्दों को गुलाम बना लिया और उनसे लूट पाट कर रहे हैं। ये शिकायतें किसने की थी? ये शिकायतें की थी नवाब ने। और ये स्रोत बनते हैं जिससे कारण प्लासी की जंग होती है, प्लासी का युद्ध लड़ा जाता है। आगे अपने बात करें कि प्लासी की जंग इसलिए महत्वपूर्ण मानी जाती है क्योंकि भारत में यह कंपनी की पहली बड़ी जीत थी। इससे पहले लड़ाइयाँ तो हुई, दूसरी कंपनियों के खिलाफ हुई या छोटे मोटी जो झगड़े हुए उनमें वो जीतते तो रहे, लेकिन ये जो महत्वपूर्ण इसलिए मानी गई है कि ये सबसे बड़ी जीत थी। एक नवाब को हराया था और बहुत बड़े एरिया पर उन्होंने कब्जा किया था। प्लासी की जंग में सिराजुद्दौला को मार दिया गया और मीर जाफ़र नवाब बन गया। कंपनी अभी भी शासन की जिम्मेदारी संभालने को तैयार नहीं थी। मतलब कंपनी क्या थी कि वो शासन की जिम्मेदारी नहीं संभाल रही थी। क्यों शासन की जिम्मेदारी नहीं संभाल रही थी? क्योंकि उनका तो मकसद यही था कि जल्दी से जल्दी जो अपना व्यापार बढ़ाए और पैसा ज़्यादा से ज़्यादा धन को इकट्ठा करे। उसका मूल उद्देश्य तो व्यापार को फैलाना था। अगर यह काम स्थानीय शासकों की मदद से बिना लड़ाई लड़े ही किया जा सकता था तो किसी राज्य को सीधे अपने कब्जे में लेने की क्या ज़रूरत थी? मतलब उनका तो मेन मकसद, जो मेन उद्देश्य है वो क्या था? व्यापार को फैलाना था। और अगर ये व्यापार उनका बिना लड़ाई लड़े और जो लोकल जो राजा वगैरह हैं, शासक हैं, उनकी मदद से किया जा सकता है तो फिर वो क्यों लड़ाई लड़ें, क्यों शासन संभालें, है ना? जल्दी ही कंपनी को एहसास होने लगा कि यह रास्ता भी आसान नहीं है। कंपनी यही सोच रही थी, लेकिन थोड़ी देर बाद उनको ये महसूस होने लगा कि इस प्रकार से काम नहीं चलेगा। ये जो रास्ता है वो आसान नहीं है हमारे लिए। इस बिना शासन की जिम्मेदारी संभाले हम व्यापार यहाँ पर नहीं बढ़ा सकते। क्यों? क्योंकि जो कठपुतली नवाब थे वो धीरे धीरे, जिस प्रकार से ये मीर जाफ़र था ना, इस प्रकार जो नवाब थे कठपुतली जो उनके, वो धीरे धीरे विरोध करने लग गए। कठपुतली नवाब भी हमेशा कंपनी के इशारों पर नहीं चलते थे। आखिरकार उन्हें भी तो अपनी प्रजा की नज़र में सम्मान और संप्रभुता का दिखावा करना पड़ता था। तो फिर कंपनी क्या करती? जब मीर जाफ़र ने कंपनी का विरोध किया तो कंपनी ने उसे हटाकर मीर कासिम को नवाब बना दिया। देखो, मीर जाफ़र को बनाया, जाफ़र ने विरोध कर दिया और उसके बाद में इन्होंने क्या किया? मीर कासिम को नवाब बना दिया। जब मीर कासिम परेशान करने लगा तो बक्सर की लड़ाई 1764 में उसको भी हराना पड़ा। अब क्या हुआ? अब मीर कासिम भी परेशान करने लगा। अब भाई ये लोग परेशान करे क्यों ना? ये अंग्रेज़ क्या करते थे? इनको राजा बना दिया, ठीक है। अब जो जनता सवाल जवाब करती थी, अपनी जो दुख तकलीफ़ें थी, जो ज़रूरतें थी, वो तो आती थी नवाब के पास लेकर, लेकिन वो उनकी दुख तकलीफ़ें, उनके वो मसले जो हल कैसे करे, क्योंकि उसके पास ना तो कोई पावर थी, ना उसके पास धन था, क्योंकि जो कंपनी थी उसको पूरी तरह से निचोड़ रही थी, उससे ज़्यादा पैसा हड़प रही थी। जो कमाई वगैरह होती थी नवाब से वो सारी कंपनी ले जाती थी, ठीक है। तो इस प्रकार से वो तंग हो जाते थे, जिसके कारण परेशान होकर वो विरोध करना शुरू कर देते थे। अब क्या हुआ? फिर क्या होता है कि बक्सर की लड़ाई होती है। ये दो महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण प्लासी का था और उसके बाद में बक्सर की लड़ाई तो और महत्वपूर्ण थी, जिसके बाद पूरी तरह से इनकी सत्ता वहाँ पर स्थापित होगी बंगाल के अंदर। उसे बंगाल से बाहर कर दिया गया, किसे? मीर कासिम को, और मीर जाफ़र को दोबारा नवाब बना दिया। अब मीर जाफ़र को फिर बना दिया।
अब नवाब को हर महीने 5 लाख रुपए कंपनी को चुकाने पड़ते थे। ये देखो, नवाब को क्या किया, मजबूर कर दिया कि आप 5 लाख, आप नवाब बन के बैठ जाओ और हर महीने 5 लाख रुपए कंपनी को जमा करवाओ। कंपनी अपने सैनिक खर्चों से निपटने, व्यापारिक ज़रूरतों तथा अन्य खर्चों को पूरा करने के लिए और पैसा चाहती थी। कंपनी और ज़्यादा इलाके तथा और ज़्यादा कमाई करना चाहती थी। 1765 में जब मीर जाफ़र की मृत्यु हुई, मीर जाफ़र जो नवाब था उसकी क्या हो गया, 1765 में मृत्यु हो गई, तब तक कंपनी के इरादे बदल चुके थे। कठपुतली नवाबों के साथ खराब अनुभवों को देखते हुए क्लाइव ने ऐलान किया कि अब हमें खुद ही नवाब बनना पड़ेगा। किसने कहा कि अब हमें खुद ही नवाब बनना पड़ेगा? रॉबर्ट क्लाइव ने। क्यों? क्योंकि वो जो नवाबों का जो रवैया था उससे परेशान हो गए थे, क्योंकि नवाब बार बार विरोध कर रहे थे, फिर उनसे युद्ध करना पड़ता था जिसमें इनका जो नुकसान भी होता था। आखिरकार 1765 में मुग़ल सम्राट ने कंपनी को ही बंगाल प्रांत का दीवान नियुक्त कर दिया। जो मुग़ल सम्राट था उस समय भारत का, उसने क्या किया कि 1765 में नवाब के मरने के बाद जो बंगाल की जो सत्ता थी वो सारी किसको सौंप दी? कंपनी को सौंप दी। कंपनी को उसका दीवान नियुक्त कर दिया, यानी कि वो एरिया कंपनी के अंडर में कर दिया। दीवानी मिलने के कारण कंपनी को बंगाल के विशाल राजस्व संसाधनों पर नियंत्रण मिल गया। इस तरह कंपनी की एक पुरानी समस्या हल हो गई। 18वीं सदी की शुरुआत से ही भारत के साथ उसका व्यापार बढ़ता जा रहा था, लेकिन उसे भारत में ज़्यादातर चीज़ें ब्रिटेन से लाए गए सोने और चांदी के बदले में ख़रीदनी पड़ती थी। क्यों ख़रीदनी पड़ती थी? अब भी यहाँ से कच्चा माल वगैरह और ज़रूरत की जो चीज़ें खरीदते ना भारत से, तो उसके बदले में भारत जिससे वो चीज़ें खरीदते क्या देते उनको, क्योंकि उनके पास जो बनी हुई चीज़ें थी वो उनकी यहाँ पर ज़रूरत नहीं थी, तो उसके बदले में फिर वो क्या करते, सोना चांदी देते यहाँ के लोगों को। ठीक है। प्लासी की जंग के बाद ब्रिटेन से सोने की निकासी कम होने लगी और बंगाल की दीवानी मिलने के बाद तो ब्रिटेन से सोना लाने की ज़रूरत ही नहीं रही। अब भारत से होने वाली आमदनी के सहारे ही अब भी बंगाल की दीवानी मिल गई सारी ब्रिटेन को, कंपनी को, है ना। तो अब उसको क्या हुआ कि अब उसको कंपनी को अपने देश से सोना चांदी लाने की ज़रूरत नहीं रही। क्यों? क्योंकि वो सारा जो एरिया था वो अब उन्हीं के पास था। अपनी मनमर्जी करते थे, अपनी मनमर्जी से वहाँ से कमाई करते थे, आमदनी करते थे और उसी आमदनी के सहारे उनका खर्चा चल रहा था। इस कमाई से कंपनी भारत में सूती और रेशमी कपड़ा खरीद सकती थी, अपनी फ़ौजों को संभाल सकती थी और कलकत्ते में किलों और दफ्तरों के निर्माण की लागत को उठा सकती थी। मतलब जो किले और दफ्तर बनाने में जो खर्चा आ रहा था उसको भी ये उठा सकती थी। कंपनी के अफसर नवाब बन बैठे। क्या बन बैठे? नवाब। ये नवाब शब्द यहीं से निकला है। किससे? नवाब से। जो भारत का शब्द है नवाब, इसी से बना है नवाब। नवाब बनने का क्या मतलब था? इसका एक मतलब तो यही था कि कंपनी के पास अब सत्ता और ताकत थी, लेकिन उसके कुछ और फ़ायदे भी थे। कंपनी का हर कर्मचारी नवाबों की तरह जीने के ख्वाब देखने लगा था। अब जैसे जैसे सत्ता आई अपने पास, है ना, तो वैसे वैसे इनकी जो इच्छाएं थी वो बढ़ती गई। प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल के असली नवाबों को इस बात के लिए बाध्य कर दिया गया कि वे कंपनी के अफसरों को निजी तोहफे, यानी कि जो कंपनी के अफसर हैं उनको वो पर्सनल तोहफे दें। कौन? जो बंगाल के जो नवाब थे। निजी तोहफे भी क्या दें? कोई छोटी मोटी चीज़ें नहीं, निजी तोहफों के तौर पर ज़मीन और बहुत सारा पैसा दें। खुद रॉबर्ट क्लाइव ने ही भारत में बेहिसाब दौलत जमा कर ली थी। ये जो रॉबर्ट क्लाइव था इसने बहुत ज़्यादा पैसा, बहुत ज़्यादा धन दौलत इकट्ठी कर ली थी, भारत के अंदर जमा कर ली थी। 1743 में जब वह इंग्लैंड से मद्रास जिसका अब नाम क्या है? चेन्नई, उस समय उसका नाम क्या था? मद्रास आया तो उसकी उम्र 18 साल थी। जब 1743 में आया था ना क्लाइव यहाँ पर इंडिया में मद्रास में, तो उसकी उम्र क्या थी? मात्र 18 साल। लेकिन 1767 में जब वह 2 बार गवर्नर बनने के बाद हमेशा के लिए भारत से रवाना हुआ तो यहाँ उसकी दौलत 4,01,102 पाउंड थी।
देखो कितनी दौलत उसने जमा कर ली थी। पाउंड यानी कि जो वहाँ की जो मुद्रा थी उसमें 4,01,102 पाउंड के बराबर थी। दिलचस्प बात यह है कि गवर्नर के अपने दूसरे कार्यकाल में उसे एक कंपनी के भीतर फैले भ्रष्टाचार को ख़त्म करने का काम सौंपा गया था। अब देखो किसको काम सौंपा, भ्रष्टाचार को ख़त्म करने का क्लाइव को, जो कि खुद भ्रष्ट था। लेकिन 1772 में ब्रिटिश संसद में उसे खुद भ्रष्टाचार के आरोपों पर अपनी सफाई देनी पड़ी। सरकार को उसकी अकूत संपत्ति के स्रोत संदेहास्पद लगे। अकूत जो बहुत ज़्यादा जो धन दौलत इकट्ठी कर ली थी ना, अब वो आई कहाँ से, उसके स्रोत कहाँ है। ठीक है, अब हमारे पास जो पैसा है, मान लो कोई नौकरी करता है, नौकरी से आता है, कंपनी है, कंपनी से कमाई होती है, खेती बाड़ी करता है तो वो फसल बेचता है, उससे कमाई होती है ना। तो इसकी जो संपत्ति थी उसके स्रोत क्या हैं वो पूछे गए, और वो थोड़ा संदेह लगा उन स्रोतों पर। उसे भ्रष्टाचार आरोपों से बरी तो कर दिया गया, लेकिन 1774 में उसने आत्महत्या कर ली। किसने? क्लाइव ने। कब? 1774 में। कंपनी के सभी अफसर क्लाइव की तरह दौलत इकट्ठा नहीं कर पाए। अब जितनी क्लाइव ने दौलत इकट्ठा की थी ना, बाकी नहीं कर पाए उतनी। बहुत सारी बीमारियों और लड़ाई के कारण कम उम्र में ही मौत का निवाला बन गए। इसके अलावा उन सभी को भ्रष्ट और बेईमान मानना भी सही नहीं होगा। उनमें से बहुत सारे अफसर साधारण परिवारों से आए थे। उनकी सबसे बड़ी इच्छा बस यही थी कि वे भारत में ठीक ठाक पैसा कमाएं और ब्रिटेन लौटकर आराम की ज़िंदगी बसर करें। जो जीते जी धन दौलत लेकर वापस लौट गए, उन्होंने वहाँ आलीशान जीवन जिया। उन्हें वहाँ के लोग नवाब कहते थे। अब जो जीते जी अपनी ड्यूटी यहाँ पर पूरी करके वापस गए ना, उन्होंने पैसा वगैरह इकट्ठा किया और वहाँ जाकर आलीशान अपनी ज़िंदगी शुरू कर दी। और उसको वहाँ के लोगों ने क्या नाम दे दिया? नवाब का नाम दे दिया। और यह भारतीय शब्द नवाब का ही अंग्रेजी संस्करण बन गया था। उन्हें लोग अक्सर नए अमीरों और सामाजिक हैसियत में रातों रात अमीर यानी कि ऊपर उठने वाले, ऊपर आने वाले लोगों के रूप में देखते थे। रातों रात ही उठे थे, थोड़ी बहुत यहाँ पर ड्यूटी 5-4 साल 10 साल की ड्यूटी की और इतना पैसा इकट्ठा करके ले गए अचानक से कि वहाँ पर लोगों को लगा कि ये तो रातों रात तरक्की कर लिया इन्होंने, है ना। इसलिए उनको नवाब की संज्ञा दी गई और नाटकों और कार्टूनों में उनका मजाक भी उड़ाया जाता था। स्रोत नंबर 3, क्लाइव खुद को कैसे देखता था, अपने बारे में कैसे देखता था क्लाइव। संसद की एक समिति के सामने सुनवाई के दौरान क्लाइव ने कहा था कि प्लासी की लड़ाई के बाद उसने ज़बरदस्त संयम का परिचय दिया। आइए देखें उसने क्या कहा। क्लाइव ने अपने बारे में, जब भ्रष्टाचार का उस पर आरोप लगा ना, संसद के अंदर सुनवाई हो रही थी, तो वहाँ पर उसने अपने बारे में देखो क्या कहा। उसने कहा कि उस स्थिति की कल्पना कीजिए आप जहाँ प्लासी की जीत ने मुझे ला खड़ा कर दिया था। एक ताकतवर राजा मेरे इशारों पर चल रहा था। प्लासी की लड़ाई में जब सिराजुद्दौला हार गया तो दूसरा जो राजा बनाया, नवाब बनाया, वो कह रहा है कि वो मेरे इशारों पर चल रहा था। एक संपन्न शहर मेरी दया पर था। अब वो जो एरिया था सारा नवाब के अंडर में, वो सारा उसी की दया पर था, उसी की मनमानी चलती थी। उसके सबसे दौलतमंद महाजन मेरी एक एक मुस्कुराहट के लिए एक दूसरे की गिरेबान खींच रहे थे। मैं ऐसे खजानों के बीच से गुजर रहा था जो सिर्फ मेरे लिए खुले हुए थे। एक तरफ सोना और दूसरी तरफ जवाहरात थे। अध्यक्ष महोदय, मैं अपने इस संयम को देखकर खुद हैरान हूँ। देखो वो कह रहा था कि मैंने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया, कोई पैसा नहीं इकट्ठा किया, मैं तो खुद हैरान हूँ कि मैंने इतना संयम कैसे रख लिया। इतने पैसा, इतना जो हीरे जवाहरात थे वहाँ पर, उनको देखकर। अब अगर अपने कोई गतिविधि देखें, अपने कल्पना कीजिए, आप कल्पना कीजिए प्रिय विद्यार्थियों कि आप कंपनी के एक युवा अफसर हैं और कुछ महीने के लिए भारत आए हैं। अब इंग्लैंड में रहने वाली अपनी माँ के नाम एक चिट्ठी लिखकर उन्हें अपनी ऐशो आराम भरी ज़िंदगी के बारे में बताएं और उसकी तुलना ब्रिटेन में अपने पुराने जीवन से करें। ये आप महसूस करके देखिए। कंपनी का फैलता शासन। यदि हम 1757 से 1857
1757 में क्या हुआ, प्लासी का युद्ध हुआ, और प्लासी के युद्ध के बाद उनकी सत्ता स्थापित हो गई। और उसके बाद में क्या है कि 1857 तक ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन चलता है। इसके बाद में क्या होता है ना कि बच्चों 1857 में जो क्रांति होती है, आगे पढ़ेंगे अपने लेसन में, 1857 में क्रांति होती है, ठीक है। उसके बाद में अंग्रेज जो कंपनी थी उसको काफ़ी निर्णय, जो अंग्रेज जो सम्राट थे उस टाइम, उनको निर्णय लेना पड़ा कि ये जो भारत के अंदर जो सत्ता स्थापित थी अंग्रेज़ों को, पहले तो ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन थी, फिर बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी से बदलकर क्राउन के अधीन, यानी कि जो सम्राट थे उनके अधीन कर दिया गया था। तो इसलिए जो कंपनी का शासन बोलेंगे वो तो 1757 से 1857 तक की बात करेंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा भारतीय राज्यों पर कब्जे की प्रक्रिया को देखें तो कुछ महत्वपूर्ण बातें सामने आती हैं। किसी अनजान इलाके में कंपनी ने सीधे सैनिक हमला प्राय नहीं किया। उसने किसी भी भारतीय रियासत का अधिग्रहण करने से पहले विभिन्न राजनीतिक, आर्थिक, कूटनीतिक साधनों का इस्तेमाल किया। अब बात करें, अगर जो अंग्रेज थे, जो कंपनी थी, उन्होंने ऐसे थोड़ी अभी सीधा कोई किसी रियासत को देखा और उस पर अटैक कर दिया, हमला कर दिया, नहीं। उसने हर एक कोशिश की पहले, राजनीतिक, पैसे का लालच देकर, चालें चलकर, कि किसी तरह से वो उनके कंट्रोल में आ जाए, अंडर में आ जाए, ठीक है। लेकिन अगर वो फिर भी नहीं मानते थे तो उसके बाद में वो फिर उस पर हमला करते थे बहाना लेकर। बक्सर की लड़ाई 1764 के बाद कंपनी ने भारतीय रियासतों के रेजिडेंट तैनात किए। अब इस लड़ाई के बाद में उसने क्या किया कि जो रियासतें उनकी कंट्रोल में थी, वहाँ पर रियासतों में ना एक एक अपना रेजिडेंट, अपना अधिकारी नियुक्त कर दिया। अब वो क्या था कि वहाँ पर जैसे मान लो कोई नवाब वगैरह, शासन तो नवाब का या राजा का, शासक का था, लेकिन वहाँ पर एक इनका अधिकारी रहता था, और वो अधिकारी सारा कंट्रोल वो अधिकारी देखता था, फैसले सारे उस अधिकारी के होते थे, वो सारी रिपोर्ट कंपनी को देता था। ये कंपनी के राजनीतिक या व्यावसायिक प्रतिनिधि होते थे, ठीक है। राजनीतिक और जो व्यवसाय के रूप में जो इनका प्रतिनिधि, जो कर्मचारी होता था, जो इनके राजनीतिक और व्यवसायिक कार्यों को देखता था, उनका काम कंपनी के हितों की रक्षा करना और उन्हें आगे बढ़ाना था। रेजिडेंट के माध्यम से कंपनी के अधिकारी भारतीय राज्यों के भीतर मामलों में भी दखल देने लगे थे। अगला राजा कौन होगा, किस पद पर किसको बिठाया जाएगा, इस तरह की चीज़ें भी कंपनी के अफसर ही तय करना चाहते थे। कई बार कंपनी ने रियासतों पर सहायक संधि भी थोप दी। अब नया एक सिस्टम निकाल दिया इन्होंने, कंपनी ने, कि एक ना सहायक संधि चला दी। सहायक संधि का मतलब ये होता था कि कोई शासक है, उसको कहते थे कि आप हमारे साथ सहायक संधि करो, ठीक है। अगर राजा मान गया, शासक मान गया, तो उसके बाद में फिर क्या होता था कि जो वहाँ का सारा सिस्टम होता था वो कंपनी के कंट्रोल में आ जाता था। वहाँ पर कंपनी की सेना रहती थी, जितनी राजा को कंपनी कहती थी उतनी राजा अपनी पर्सनल सेना रख सकता था, उससे ज़्यादा नहीं रख सकता था। उसके अलावा जो वहाँ पर कंपनी की सेना रहती थी, कंपनी के अधिकारी रहते थे, उनका सारा खर्चा राजा उठाता था, ठीक है। किसी दूसरी रियासत के साथ जो युद्ध वगैरह, जो संबंध, जो विदेशी जो नीतियाँ होती थी, जो राजा ने बनानी होती थी, वो कोई भी नीति कंपनी के ऑर्डर के बिना या पूछे बिना वो बना नहीं सकता था, ठीक है। तो कल को कंपनी कहती थी कि कल को अगर आपको किसी प्रकार का कोई खतरा होता है, कोई आप पर हमला होता है, तो उसके लिए हम आपका साथ देंगे, ठीक है। ये होती थी सहायक संधि। और इस प्रकार की सहायक संधियाँ अगर अपने आप कंपनी राजा मान जाता था, शासक मान जाता था तो ठीक है, नहीं उस पर ज़बरदस्ती इनको थोप दिया जाता था। जो रियासत इस बंदोबस्त को मान लेती थी उसे अपनी स्वतंत्र सेनाएं रखने का अधिकार नहीं रहता था, उसे कंपनी की तरफ से सुरक्षा मिलती थी और सहायक सेना के रखरखाव के लिए कंपनी को पैसा देती थी। अगर भारतीय शासक रकम अदा करने में चूक जाते थे तो जुर्माने के तौर पर उनका इलाका कंपनी अपने कब्जे में ले लेती थी। उदाहरण के लिए जब रिचर्ड वेलेस्ली गवर्नर जनरल 1758 से 1805 तक था तो उस समय अवध के नवाब को 1801 में अपना आधा इलाका कंपनी को सौंपने के लिए मजबूर किया गया, क्योंकि नवाब सहायक सेना के लिए पैसा अदा करने में चूक गए थे और इसी आधार पर हैदराबाद के भी कई इलाके छीन लिए गए। ये देखो 1801 में क्या किया कि अवध का जो शासक था, अब भाई वो कितना का पैसा दे, है ना, अंग्रेजी जो सेना बैठी उसका खर्चा मांग रहे थे वो, अब वो नहीं दे पाया तो ये बहाना लेकर इन्होंने उस पर अटैक कर दिया और उसको
जो ज़्यादा आधा क्षेत्र था उसको अपने में मिला लिया। और इसी प्रकार हैदराबाद के कुछ क्षेत्र थे उनको भी अपने में इन्होंने मिला लिया। ये चित्र देख रहे हैं आप, ये अंग्रेज अधिकारी हैं, ठीक है। उसके साथ में ये ब्रिटिश रेजिडेंट जो बात कर रहे थे वो हैं, और उसके साथ में नवाब शुजाउद्दौला हैं। बक्सर की लड़ाई के बाद हुई संधियों के फलस्वरूप नवाब शुजाउद्दौला के ज़्यादातर अधिकार छीन लिए गए थे, लेकिन यहाँ वह रेजिडेंट के सामने अपनी चिर परिचित शाही शानो शौकत में के साथ दिखाई दे रहे हैं। सिर्फ दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर जो इसके अधिकार वगैरह थे वो छीन लिए गए थे। शुजाउद्दौला कौन था? शुजाउद्दौला इसने क्या किया था कि जो बक्सर का युद्ध हुआ था वहाँ पर अंग्रेज़ों के खिलाफ मीर कासिम का साथ दिया था। अब बात करते हैं कि रेजिडेंट की ताकत क्या होती थी। ये जो रेजिडेंट नियुक्त किए जाते थे उनकी क्या ताकत होती थी? कंपनी द्वारा नियुक्त किए गए रेजिडेंट्स के बारे में स्कॉटलैंड के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री और राजनीतिक दार्शनिक जेम्स मिल, क्या नाम आया है? जेम्स मिल। इसके बारे में अपने पहले पढ़ चुके हैं। कौन था बच्चों? इसने जो बुक लिखी थी हिस्ट्री की, है ना, जो 3 भागों में बांटा था, मुस्लिम, हिंदू और अंग्रेज। दरअसल रेजिडेंट रियासत का राजा होता था। हम उसे हस्तक्षेप की मनचाही निषेधाज्ञा मतलब निर्देश के तहत काम करने की छूट देते हैं, जब तक स्थानीय राजा पूरी तरह अधीनस्थ दब्बूपन पूरी तरह मतलब अधीनस्थ रहता है और रेजिडेंट यानी ब्रिटिश सरकार के माफिक काम करता है, तो चीज़ें आराम से चलती रहती हैं। शासन के कामों में रेजिडेंट की दखलंदाजी के बिना सब कुछ चल जाता है। जब भी कुछ अलग तरह का घटता है, जब भी राजा कोई ऐसा रास्ता अपनाता है जिसे ब्रिटिश सरकार गलत मानती है, तो टकराव और उथल-पुथल पैदा हो जाती थी। ठीक है दोस्तों, तो ये थी आज की अपनी क्लास। इसके बाद में अपने लेसन का जो बाकी बचा पार्ट वो पढ़ेंगे अगली क्लास के अंदर। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। जुड़े रहिए हमारे चैनल फतेह क्लासेस के साथ। इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कीजिए। आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो ठीक, नहीं तो इसको पहले सब्सक्राइब कीजिए, उसके बाद में औरों से भी सब्सक्राइब करवाइए। बहुत बहुत धन्यवाद।